नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान भंडार में। आज का हमारा टॉपिक है शब्द व शब्द भेद। इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में अध्ययन करेंगे कि शब्द किसे कहते हैं और शब्द के कितने भेद होते हैं। क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि लोगों के मन में हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है कि अभिधा क्या होता है, व्यंजना क्या होता है, रूढ़ क्या होता है, योग रूढ़ क्या होता है, यौगिक क्या होता है। तो इस वीडियो में आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही यूज़फुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आप शुरू करते हैं। हाँ, तो देखिए शब्द आखिर कहते किसे, पहले ये देख लीजिए। अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द आया है सार्थक। आप ऐसा नहीं है कि आप कोई भी अक्षर को जोड़ देंगे और उससे जो निर्माण कर देंगे उसको हम शब्द कहने लगेंगे, नहीं। उस शब्द का कोई सही अर्थ, सार्थक मतलब क्या होता है, सार्थक मतलब कि उसका शुद्ध अर्थ निकलना चाहिए। जैसे मान लीजिए कमल है ना, तो कमल आपका शब्द है, वह अक्षरों से मिल के बना है, क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ, ठीक है ना। तो ये जो कमल है यह आपका शब्द है, क्योंकि हमें पता है कि कमल एक पुष्प होता है। जैसे ही हम कमल पढ़ते हैं या सुनते हैं हमें उसका शुद्ध अर्थ पता चलता है, ठीक है ना। वास्तव में शब्द एक अथवा अनेक अक्षरों के योग से बनता है। जैसे राम, जैसे कि यहाँ पे देखिए राम है। अब राम आपका कैसे बना है, राम आपका बना है र प्लस आ, आधा रहेगा, ठीक है ना, जब निकल जाएगा आधा हो जाएगा, प्लस म प्लस अ, ठीक है ना। अब इतने अक्षरों को मिला के एक शब्द का निर्माण हुआ है जो है कि राम। अब राम क्या है, सार्थक शब्द है। जैसे ही आप राम पढ़ें या राम सुने, आपको पता चल रहा है कि अयोध्या के राजा कौन थे, राम थे। एक राम भगवान थे, वही अयोध्या के राजा भी थे। तो इससे एक सार्थक अर्थ का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे ये सब अक्षरों को जुड़ने से जो शब्द बना है वह सार्थक है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। ये तो हो गया बात शब्द की। अब हम बात करें हिंदी शब्दों की, तो हम बात कर लेते हैं कि हिंदी शब्द आखिर कितने हैं और कैसे आए हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं, जिसको हम कहते हैं हिंदी शब्द का भंडार। हिंदी शब्द का भंडार देख लेते हैं। तो हिंदी शब्द का भंडार, ठीक है ना। हिंदी भाषा में लगभग 2 लाख शब्द बताए जाते हैं। इनमें से 85% शब्द हिंदी तथा भारतीय भाषाओं के हैं, स्वयं के हैं, तथा शेष 15% शब्द विभिन्न विदेशी, ठीक है, भाषाओं के हैं। संस्कृत भाषा हिंदी शब्द भंडार का प्राचीनतम स्रोत रही है, मतलब पुरानी स्रोत रही है। अधिकतर शब्द कहाँ से आए हैं, संस्कृत से ही आए हैं। और हमने अपने वर्णमाला वाले वीडियो में बताया भी था कि जो विदेशी शब्द हमने, जैसे कि विदेशी शब्द तो हो गए, हमको पता है कि हमारे भारतीय मूल के नहीं, विदेशी से लिए गए हैं, विदेशी शब्द हैं। लेकिन उन विदेशी शब्दों में किस देश के ज़्यादातर शब्दों का प्रयोग हमारी हिंदी भाषा में है, तो उसमें हमने बताया था कि पहले नंबर पे क्या है, फारसी, ठीक है ना। फिर रिपीट कर दे रहे हैं, जानते रहिए। पहले नंबर पर फारसी है और दूसरे नंबर पर आपका अरबी है। अब ये तो बात हो गया हिंदी का शब्द भंडार का। अब चलिए हम बात कर लेते हैं शब्द भेद की। शब्द भेद सार्थक रूप से तो शब्द के 2 भेद होते हैं, एक होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक, ठीक है ना। सार्थक मतलब नाम से ही पता चल रहा है, सार्थक जिसका कुछ अर्थ होता हो। सार्थक क्या होता है, जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उनको सार्थक कहते हैं। जैसे घर, नगर, मैं, आप, विश्वविद्यालय इत्यादि, ये सारे शब्द ऐसे हैं ना जिनका कुछ अर्थ निकले, सही अर्थ हमको, जैसे कि पढ़ें या सुने तो हमको उसका अर्थ स्पष्ट हो। और एक होता है आपका निरर्थक जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उनको निरर्थक कहते हैं। जैसे आपका आता है ना, जैसे कोई सामान गिरा, जैसे नहीं कहते धम्म से सामान गिर गया, तो धम लोग कहते हैं फटाफट, चटाचट, फट, टन इत्यादि। ये सारे शब्द ऐसे हैं जिनका कोई शुद्ध अर्थ नहीं है, सही अर्थ नहीं है, ठीक है। कुछ निरर्थक शब्द ऐसे भी होते हैं जो सार्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं, ठीक है ना। निरर्थक तो हैं लेकिन सार्थक शब्दों के साथ उनका प्रयोग होता है, जिस कारण से वो भी सार्थक हो जाते हैं। जैसे ठीक ठाक, रोटी बोटी,
काम धाम, खाना वाना। अब इसमें जो आपका ठाक शब्द आया है, वोटी आया है, ठीक ना, फिर धाम आया है, वाना आया है, ये सारे शब्द निरर्थक हैं, लेकिन सार्थक शब्द के साथ इनका प्रयोग होने की वजह से ये भी शब्द क्या हो गए हैं, सार्थक हो गए हैं। जो सार्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त होकर सार्थक हो जाते हैं। जैसे नहीं कहते हैं रोटी वोटी खाई आपने, सब ठीक ठाक तो है, काम धाम चल रहा है, तो ये सारे शब्द क्या हो गए, सार्थक हो गए, लेकिन है निरर्थक। अगर इनका अलग से प्रयोग करेंगे तो निरर्थक रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका देखिए शब्द तो हो गया, शब्द के भेद भी हो गए। शब्दों के भेद जैसे कि अनेक प्रकार से उनको बांटा गया है, बनावट के आधार पर शब्दों के भेद, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रूपांतर के आधार पर, तो हम सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अभी से, ठीक है। चलिए अब पहले देख लेते हैं बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? पहला है रूढ़, फिर यौगिक, फिर योग रूढ़। जो रूढ़ है ना, रूढ़ को ही लोग रूढ़ भी कहते हैं, कहीं कहीं रूढ़ लिखा भी रहता है, रूढ़। फिर जो योग रूढ़ है उसको योग रूढ़ कहते हैं, ठीक। लेकिन शुद्ध नाम इसका रूढ़ ही है, ठीक ना, ये भी जानते रहिए। कभी कभी परीक्षा में रूढ़ न करके रूढ़ ही पूछ देता है। अब हम इनको जानते हैं अलग अलग कि किसको रूढ़ कहते हैं, किसको यौगिक कहते हैं, किसको योग रूढ़ कहते हैं। रूढ़ किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द उनको कहते हैं जो शब्द के योग से नहीं बनते हैं, जैसे आम, हाथ, कान, कलम इत्यादि, मतलब वो सिर्फ अक्षरों से ही बनते हैं, उन्हें रूढ़ कहते हैं। यौगिक जैसे नाम से ही पता चल रहा है, यौगिक मिल के बनेंगे, जो शब्दों के योग से बनते हैं। जैसे एक शब्द से जो रहेगा वो रूढ़ रहेगा, जिसमें एक से अधिक शब्द जुड़ के बनेंगे लेकिन उनका अर्थ भी निकलना चाहिए, उन्हें हम यौगिक कहते हैं। जैसे विद्यार्थी, विद्यार्थी है ना, छात्रावास, विश्वविद्यालय, पंचवर्षीय, ऐसे बहुत से शब्द हैं। तो इसमें क्या है, विद्यार्थी 2 शब्द में मिला है, विद्या प्लस अर्थी, इसमें 2 शब्द हैं। अब 2 शब्दों से मिल के एक शब्द बना है जिसको हम कहते हैं विद्यार्थी, तो यह एक शुद्ध अर्थ भी दे रहा है, तो इसे हम यौगिक कहते हैं। जैसे छात्रावास, छात्रा प्लस वास, विश्वविद्यालय, विश्व प्लस विद्यालय, ये सब यौगिक शब्द होते हैं। अब योग रूढ़ क्या होता है जानिए। योग रूढ़ होता है जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से तो बनते हैं, पर अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ देने लगते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक जो शब्द जुड़ेगा और जो शब्द जुड़ने के बाद दोनों, जैसे 2 शब्द रहेंगे तो दोनों शब्द का अलग अलग अर्थ रहेगा, तो दोनों शब्द का जब जोड़ने पर एक नया शब्द बनेगा उनका अर्थ भी जुड़ जाता है। जैसे छात्रावास है ना, छात्रा मतलब होता है छात्र, ठीक, वास मतलब होता है रहना या रहने का स्थान, ठीक है ना, वास होता आवास होता है। तो जब ये 2 शब्द जुड़े और एक नया शब्द बना छात्रावास, तब आपका एक मिलता जुलता अर्थ भी निकल रहा है, छात्रों के रहने का जगह, ठीक है ना, छात्रों के रहने का स्थान, छात्रावास। तो ये तो हो गया यौगिक। लेकिन योग रूढ़ में ऐसा नहीं होता है। योग रूढ़ में शब्द जुड़ेंगे, शब्द जुड़ने के बाद उनका अर्थ जो निकलना चाहिए वो न निकल के एक विशेष अर्थ निकलता है, एक अलग अर्थ निकलता है। जैसे पंकज है ना, पंकज, जलद, ऐसे बहुत शब्द हैं। जैसे आपका पंकज है, पंकज शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, पंक प्लस ज, ठीक है ना, 2 शब्दों के योग से बनता है। पंक का अर्थ होता है कीचड़ और ज का अर्थ होता है उत्पन्न। यह ठीक है कि कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है, किंतु कीचड़ में तो बहुत से, जैसे कमल ही तो अकेले उत्पन्न होता नहीं, कीचड़ में तो काई भी उत्पन्न होती है, जोंक भी, सिंघाड़ा भी उत्पन्न होता है। लेकिन हम बस पंकज कमल को ही कहते हैं, हम काई को पंकज नहीं कहते हैं, कीचड़ को पंकज नहीं कहते हैं। सब तो कीचड़ काई में उत्पन्न हो रहा है, सब तो जल में उत्पन्न हो रहा है, लेकिन पंकज शब्द आपका एक अलग अर्थ देता है। जब हम पंकज कहेंगे तो आप उसका कमल से ही अर्थ निकालेंगे, इसलिए पंकज शब्द क्या है, आपका योग रूढ़ है। वैसे ही जलद है, जलद मनुष्य भी जल दे सकता है, लेकिन हम जब जलद कहेंगे, जब आप जलद सुनते हैं तो आपका ध्यान बस बादल पर ही जाता है, जल देने वाला। जलद मतलब क्या होता है, जल देने वाला। अब आगे देखते हैं हम, आगे है आपका उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द और चौथा
विदेशी शब्द, ठीक है। यहाँ थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, यहाँ 3 रहेगा। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशी। तत्सम, तद्भव और देशज विदेशज, इसको हम 2 वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, इसको इसमें हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसके लिए पूरा डिटेल वीडियो बना के पूरा अच्छे से समझाया है और पहचाने के ट्रिक भी बताया है। यदि आपको इसको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक देंगे, आप जाकर उसको देख लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं। अगला है आपका अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। पहला होता है अभिधा, जिसको वाचक कहते हैं। दूसरा होता है लाक्षणिक, जिसको लक्षणा भी कहते हैं। और तीसरा होता है आपका व्यंजना, जिसको व्यंजक भी कहते हैं। अभिधा किसे कहते हैं? शब्द की जिस शक्ति द्वारा किसी शब्द के साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध होता है उसे अभिधा कहते हैं। जिन शब्दों का अर्थ सरलता से समझ में आ जाता है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों का अर्थ हमें सरलता से समझ में आ जाता है उन्हें वाचक या अभिधा कहते हैं। मतलब कि आप शब्द को सुने, आपको उसका अर्थ सीधा सीधा समझ में आ जाए, मतलब आपको कोई और अर्थ निकालने की जरूरत न पड़े, आपको सीधा सीधा उसका अर्थ समझ में आ जाए। जैसे अगर आपसे कोई कहेगा घर, तो आपको घर से कोई और अर्थ निकालना पड़ेगा नहीं। घर मतलब एक ही अर्थ होता है, घर। नगर कोई कहेगा नगर समझ जाएंगे, सड़क कहेगा सड़क समझ जाएंगे, स्कूल कहेगा तो स्कूल समझ जाएंगे, ठीक है। अगला है आपका लक्षणिक, जिसको कहते हैं लक्षणा भी कहते हैं। वे शब्द जिनका सीधा शाब्दिक अर्थ न लेकर किसी प्रयोजनवश दूसरा अर्थ लिया जाता है उसे लाक्षणिक कहते हैं। जैसे कि लाक्षणिक, जिस शब्द से ही पता चल रहा है एक लक्ष्य होता है, एक प्रयोजन होता है कि हम शब्द सुनेंगे तो उस शब्द का वह अर्थ जो शुद्ध अर्थ हो लेके न लेके कोई और अर्थ लेंगे, ठीक है ना। कैसे अब होता है ये भी समझ लीजिए। जैसे अगर आप किसी मूर्ख को जब कहते हैं, जैसे कोई आपके सामने मूर्ख व्यक्ति आया और आप उसको कहें कि तुम बिल्कुल गधा हो, ठीक है ना। तो यहाँ जो गधा शब्द आया है, गधा शब्द मतलब क्या होता है? जानवर होता है। गधा का अर्थ क्या होता है? जानवर होता है ना। लेकिन हम यहाँ पे गधा का अर्थ जानवर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मनुष्य तो कभी जानवर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो गधा शब्द है, गधा का अर्थ हम गधा के समान मूर्ख से निकालते हैं, ठीक है ना। तो गधा के समान मूर्ख से निकालेंगे तो जो यहाँ पे गधा शब्द आएगा ये लक्षणा है। यहाँ पे यह गधा शब्द क्या है? लक्षणा का शब्द है, ठीक। ऐसे ही बहुत से शब्द का प्रयोग होता है। तो ऐसा आप जहाँ पे देखें समझिए कि यहाँ पे यह लक्षणा शब्द है। अब चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका व्यंजना, जिसको व्यंजक भी कहते हैं, ठीक है ना। व्यंजक वे शब्द होते हैं जिनका न वाच्यार्थ लिया जाता है न लक्ष्यार्थ लिया जाता है। मतलब शुद्ध अर्थ भी नहीं ले सकते हैं और किसी प्रयोजनवश किसी उसका अर्थ भी नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे इन दोनों से उनका अर्थ भिन्न होता है। जैसे कोई चोर अगर रात में अपने एक साथी से कहता है रात कितनी अंधेरी है, ठीक ना। अब यहाँ रात कितनी अंधेरी है, सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है कि वो रात की विशेषता बता रहा है, वाच्यार्थ निकल रहा है ना। लेकिन हम यहाँ पे लक्ष्यार्थ नहीं लेंगे, वाच्यार्थ नहीं लेंगे, और लक्ष्यार्थ भी इसका कोई नहीं आ रहा है। रात कितनी अंधेरी है मतलब क्या है? कुछ नहीं निकल रहा है। लेकिन उसका एक तीसरा अर्थ निकल रहा है, जो उसके अपने जो साथी उसका चोर कह रहा है उसके दिमाग में तीसरी बात चल रही है। क्या बात चल रही है? हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि रात आप यह चोरी के लायक है, यह चोरी के लायक शानदार रात है, ठीक है ना। अब आगे देखिए। अगला है आपका रूपांतर के आधार पर शब्दों के भेद। रूपांतर के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, विकारी और विकारी। विकारी किसे कहते हैं? जिसमें विकार उत्पन्न हो। कैसे विकार होता है? जैसे कोई वाक्य रहे, कोई शब्द रहे, तो लिंग वचन और कारक से ही विकार उत्पन्न होता है ना। जैसे स्त्रीलिंग है पुल्लिंग बना दिए, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग बना दिए, एक वचन है बहुवचन बना दिए, ठीक है ना। तो जिसमें लिंग वचन और कारक के कारण जिन शब्दों के रूपों में परिवर्तन होता रहता है वह शब्द विकारी कहलाते हैं। जैसे तुम, वह, बालक आदि, ठीक। और जिन शब्दों में रूपों के लिंग और वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है वह शब्द अविकारी कहलाते हैं। जैसे आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ इत्यादि। और अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। अव्यय और विकारी शब्द सेम है, ठीक है ना। ये भी आप जानते रहिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर भी कर दें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और हमारे सभी अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।